Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about a very important type of chromatography, which is called high performance liquid chromatography HPLC. तो आज हम ना HPLC के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली देखें, जो HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, और सॉरी, इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। यानी ये हाई परफॉर्मेंस और हाई प्रेशर दोनों वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। इसको हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आम कॉमन कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से नीचे को मूव करता है। जबकि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम एक पंप इस्तेमाल करते हैं, हाई प्रेशर पंप, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत रैपिडली, बड़ी ज्यादा फोर्स के साथ, हाई प्रेशर के साथ जो है कॉलम में से मूव करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है इट्स मच मोर फास्टर देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसमें भी जो सेपरेशन होगी उसकी बेसिक प्रिंसिपल वही होगा जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर प्रिंसिपल होता है, कि जो कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल के वो अपने आप को दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिन कंपोनेंट्स की अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होती है वो आगे मूव कर जाते हैं, और जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी ज्यादा होती है वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज जो है वो हमने ध्यान में रखनी है। बेसिकली जो है कि बुनियादी तौर के ऊपर ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसका प्रिंसिपल वही है, लेकिन चूंकि इसके साथ हम एक पंप लगाते हैं जो कि ज्यादा प्रेशर के साथ जो मोबाइल फेज होती है उसको पंप करता है। ठीक है, तो इवन अप टू 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम ये जो है प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि बड़ी तेजी के साथ सॉल्वेंट मूव करेगा और रैपिड सेपरेशन होगी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हम आगे चलते हैं। देखिए, एचपीएलसी जो है उसकी जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, चार डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेशनरी फेज। ध्यान में रखिएगा, ये जो स्टेशनरी फेज की नेचर है उसकी बेसिस पे एचपीएलसी यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की चार टाइप्स हैं। एक होती है नॉर्मल फेज एचपीएलसी। ठीक है ना जी। देखें जी, बेसिकली इसमें हम जो एनालाइट होता है उसको पोलैरिटी की बेसिस पे सेपरेट करते हैं। हमेशा याद रखिए कि नॉर्मल फेज एचपीएलसी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है वो पोलर होती है और मोबाइल फेज नॉन पोलर होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे कंपोनेंट्स जो होंगे यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स अगर वो पोलर होंगे तो वो स्टेशनरी फेज में ज्यादा रहेंगे। ठीक है ना, और जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो मोबाइल के फेज के साथ आगे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फेज एचपीएलसी होती है उसमें जो पोलर कंपोनेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और मोबाइल फेज के साथ नॉन पोलर कंपोनेंट्स आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना जी। इसमें आपने याद रखना है कि नॉर्मल फेज में हमने स्टेशनरी फेज को पोलर रखना होता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज हम यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है ना जी, वो सिलिका जेल है। सिलिका बेसिकली एक पोलर स्टेशनरी फेज है। और जो हम मोबाइल फेज यूज करेंगे दैट शुड बी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के अंदर हेक्सेन आएगा, मैथिलीन क्लोराइड आ सकता है, क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं, डाई इथाइल ईथर यूज कर सकते हैं, और इनके मिक्सचर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो वी हैव टू यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इफ वी आर गोइंग थ्रू नॉर्मल फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो पोलर सैंपल्स होंगे वो ज्यादा रिटेन होंगे। ठीक है ना, पोलर सरफेस के ऊपर, यानी कॉलम में पीछे रह जाएंगे। और जो होंगे नॉन नॉन पोलर कंपोनेंट्स वो जल्दी एल्यूट होंगे। यानी यहाँ पे एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि इस नॉर्मल फेज एचपीएलसी के अंदर जो पोलर कंपोनेंट्स होंगे उनकी एल्यूशन जो है वो बाद में होगी या जल्दी होगी, जो पोलर है। तो अगर वो पोलर कंपोनेंट्स हैं तो वो आपके स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, वो बाद में एल्यूट होंगे।
और जो नॉन पोलर या लेस पोलर होंगे वो पहले उनकी इल्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल फेज में आपने ये बात याद रखनी है कि स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर होगी और मोबाइल फेज नॉन पोलर होगी। इसके बाद एचपीएलसी की एक दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स फेज एचपीएलसी। अच्छा, ये आपने याद रखनी है कि रिवर्स फेज एचपीएलसी जो है ये इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होगी वो नॉन पोलर होगी और मोबाइल फेज जो है वो पोलर लिक्विड होगा या मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो सकता है। इसमें स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर होगी। और मोबाइल फेज के अंदर हम कोई इस तरह का सॉल्वेंट लेंगे जैसे वाटर है, मेथनॉल है, एथेनॉल है, एसीटोनाइट्राइल है या इनके मिक्सचर्स हैं जो कि बेसिकली जो है वो पोलर सॉल्वेंट होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी इंटरेक्शन इस तरह से होगी कि जो नॉन पोलर मटेरियल्स होंगे या नॉन पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो कॉलम के अंदर ज्यादा देर रिटेन रहेंगे क्योंकि जो स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर है। और जो पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो जल्दी एल्यूट होंगे, उनकी एल्यूशन जल्दी होगी क्योंकि उनका इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगा। मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट करके मोबाइल फेज में रहेंगे और वो आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि रिवर्स फेज एचपीएलसी में इस तरह से जो है ना ये बेसिकली नेचर होती है स्टेशनरी और मोबाइल फेज की और इस बेसिस पे सेपरेशन होती है। अच्छा, जो ड्रग एनालिसिस है उनके अंदर जो है वो रिवर्स फेज एचपीएलसी जो है वो काफी इस्तेमाल की जाती है। रिवर्स फेज एचपीएलसी जो है वो ड्रग एनालिसिस में काफी ज्यादा एप्लीकेबल है। इसके बाद है जी साइज एक्सक्लूजन एचपीएलसी। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, साइज एक्सक्लूजन एचपीएलसी में जो सेपरेशन होगी वो साइज की बुनियाद पे होगी, मॉलिक्यूलर साइज की बुनियाद पे। ठीक है। इसमें जो कॉलम होगा इसको हम फिल करेंगे किसी एक खास पोर साइज के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, उनके जो स्टेशनरी पेज होगी वो समझ लें कि वो पैकिंग होगी और उस पैकिंग में एक पर्टिकुलर पोर साइज होगा। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो उस पैकिंग के अंदर या पोर साइज के अंदर ट्रैप नहीं होंगे, लेकिन जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट करेंगे उन पोर्स के अंदर या पैकिंग के पोर्स के अंदर तो वो कॉलम में ज्यादा देर रिटेन रहेंगे और बाद में एल्यूट होंगे। जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो चूंकि ट्रैप नहीं होंगे तो कॉलम में से जल्दी एल्यूट हो जाएंगे। तो इसमें साइज की बेसिस पे सेपरेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। इसको हम कहते हैं साइज एक्सक्लूजन एचपीएलसी। अच्छा, एक चीज हमने याद रखनी कि इन तमाम के अंदर जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो जो है ना पंप लाजमी यूज होगा। वो उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करते हैं अभी कि किस तरह का पंप यूज होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी आयन एक्सचेंज एचपीएलसी। देखिए, इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है ना वो एक आयनिकली चार्ज सरफेस होती है जिसमें जो सैंपल के चार्जेस होते हैं उससे ऑपोजिट ऑपोजिट चार्ज वाली स्टेशनरी फेज हम यूज करते हैं। और उस फेज के ऊपर वो स्टाइरीन या पॉलीस्टाइरीन का रेजन होता है या कोई भी पॉलीमर यूज हो सकता है। उसके ऊपर आयंस होते हैं और आयंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं विद द सैंपल आयंस। ठीक है ना। ये आमतौर पे जो आयनिक या आयनाइजेबल सैंपल्स होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए यूज की जाती है। अच्छा, वो आयंस जो सैंपल के आयंस होते हैं वो जितना स्ट्रांगली उस रेजन के साथ अटैच होंगे वो उतनी देर तक उस कॉलम के अंदर रिटेन करेंगे। और वो जितना वीकली अटैच होंगे उतनी वो कम देर कॉलम के अंदर रिटेन करेंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी सैंपल का जो कंपोनेंट है उसकी आयनिक इंटरेक्शन रेजन के साथ ज्यादा है तो वो कॉलम में ज्यादा देर रहेगा और उसको ज्यादा टाइम लगेगा एल्यूट होने में। और जिसकी इंटरेक्शन कॉलम के साथ कम है वो जल्दी एल्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें जो मोबाइल फेज हम यूज करते हैं वो एक एक्वस बफर होता है, लिक्विड बफर होता है जहाँ पे जिसकी हमने पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि एल्यूजन टाइम को हम कंट्रोल कर सकें। तो ये आयन एक्सचेंज एचपीएलसी एचपीएलसी की एक चौथी टाइप है जो हमने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गई थी स्टेशनरी फेज की बेसिस पे। अब यहाँ पे मैं मोबाइल फेज की बेसिस पे या आप ये कह लीजिएगा कि एल्यूजन टेक्निक्स की बेसिस पे एचपीएलसी की दो टाइप्स होती हैं तो उनको डिस्कस करने लगा हूं। एक को कहते हैं आइसोक्रेटिक एचपीएलसी, एक को हम कहते हैं ग्रेडियंट एचपीएलसी। देखिए, आइसोक्रेटिक एचपीएलसी का मतलब है ऐसी टेक्निक जिसमें एक ही मोबाइल फेज का कॉम्बिनेशन हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करेंगे। यानी इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने
मोबाइल फेज की पोलैरिटी को चेंज नहीं करना और मोबाइल फेज के कंपोजिशन को कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना, ठीक है ना। और इसमें जो पोलैरिटी या इल्यूजन स्ट्रेंथ है उसको हम मेंटेन रखेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन बच्चों एचपीएलसी की एक और टाइप होती है जिसको ग्रेडियंट एचपीएलसी कहते हैं। ग्रेडियंट एचपीएलसी में जो मोबाइल फेज होता है उसको थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट उसके कॉम्बिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम लो पोलैरिटी वाले मोबाइल फेज ले सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी पोलैरिटी को बढ़ा सकते हैं। लो पोलर से मतलब स्लाइटली पोलर, फिर पोलर, फिर स्ट्रांगली पोलर और वेरी स्ट्रांगली पोलर की तरफ हम जा सकते हैं। तो पोलैरिटी को इन्हांस किया जा सकता है। यानी ग्रेडियंट का वर्ड भी यूज होता है जिसमें हम एक स्लोप बनाएं यानी नीचे से ऊपर को जाएं। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये इस मोबाइल फेज में लो पोलैरिटी से हाई पोलैरिटी तक जो है ना वो हम मोबाइल फेज की कंपोजिशन को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं और इल्यूजन स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। जितनी पोलैरिटी चेंज होगी बढ़ती जाएगी मोबाइल फेज की, इतनी इल्यूजन स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट एचपीएलसी जो है ये दो एचपीएलसी की टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द इल्यूजन टेक्निक। आगे चलते हैं जी। बेसिकली अच्छा, दिस डायग्राम इंडिकेट्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एचपीएलसी। देखिए ये एचपीएलसी का सॉल्वेंट है जिसको हम पंप करेंगे। ये सॉल्वेंट जो है पंप की तरफ जाएगा, पंप जो है हाई प्रेशर के साथ इसको आगे लेके जाएगा, इंजेक्टर जो है उसको इंजेक्ट करेगा, राइट। अच्छा, इंजेक्टर की तरफ लेके जाएगा। इंजेक्टर जो है बेसिकली ये ध्यान में रखिएगा, ये बेसिकली सैंपल इस इंजेक्टर में आता है और इधर से सॉल्वेंट आता है। फिर ये दोनों चीजें सैंपल और सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज इस कॉलम में से पास ऑन होते हैं। और चूंकि पीछे प्रेशर होता है ज्यादा तो वो बड़ी रैपिडली इस कॉलम के अंदर से पास होते हैं। और जब इस कॉलम के अंदर से वो पास होंगे तो वो सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन की बेसिस हमने बता दी है। फिर जैसे जैसे वो कंपोनेंट यहाँ से एल्यूट होता जाएगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता जाएगा और रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एचपीएलसी की इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्ले है कि इस तरह से एचपीएलसी जो है उसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं। इनके बारे में थोड़ी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप देखिए स्कीमेटिक डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा है कि एचपीएलसी की इंस्ट्रूमेंटेशन है। उसमें पंप है, इंजेक्टर है, कॉलम है, डिटेक्टर है, इंटीग्रेटर है, ठीक है ना। और इक्विजिशन और डाटा डिस्प्ले है, यानी इंटीग्रेटर कह लें या इक्विजिशन एंड डाटा डिस्प्ले सिस्टम कह लें, ठीक है। तो इसमें जो कॉलम होता है दैट इज द हार्ट ऑफ द, यानी कैसे यू कैन से द हार्ट ऑफ द सिस्टम। कॉलम इज द हार्ट ऑफ एचपीएलसी, एचपीएलसी का मेन कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं अब इसके कंपोनेंट्स पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सॉल्वेंट रिजर्वायर की बात करते हैं। बेसिकली मोबाइल फेज एक कंटेनर के अंदर जो है ना वो होती है, उसको हम ग्लास रिजर्वायर या सॉल्वेंट रिजर्वायर कहते हैं। बेसिकली ये जो सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है ना। तो जो मोबाइल फेज होती है या सॉल्वेंट होते हैं या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं वो इन सॉल्वेंट रिजर्वायर्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर तो आइसोक्रेटिक एचपीएलसी होगी तो एक रिजर्वायर इस्तेमाल होगा, अगर ग्रेडियंट एचपीएलसी होगी तो मुख्तलिफ रिजर्वायर्स जो हैं वो मल्टीपल रिजर्वायर्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो इसमें अगर आप मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं यानी पोलर, नॉन पोलर, स्लाइटली पोलर, स्ट्रांगली पोलर, तो फिर आपको वेरियस रिजर्वायर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे और उनको सबको कनेक्ट करना पड़ेगा पंप के साथ, ठीक है। अच्छा, पंप जो है ये इसका काम है एस्पायर करना, यानी ये मोबाइल फेज को प्रेशर के साथ जो है वो आगे भेजता है, एस्पायरेट करता है। सॉल्वेंट रिजर्वायर से वो इसको अट्रैक्ट क्या करेगा, बेसिकली उसको खींचेगा, एस्पायर करेगा और उसको एक फोर्स के थ्रू जो है ना कॉलम की तरफ पंप करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये जो पंप यूज होगा ये डिपेंड करेगा मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे कॉलम क्या की डायमेंशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसके अंदर जो हमने कोटिंग की हुई है स्टेशनरी फेज की उसका पार्टिकल साइज क्या है, हमने फ्लो रेट कितना रखना है और मोबाइल फेज की कंपोजिशन क्या है। तो इस बेसिस पे हम प्रेशर जो है वो पंप का प्रेशर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं।
यूजली अप टू 42,000 kPa, जो कि 6,000 पर स्क्वायर इंच प्रेशर बनता है, पाउंड स्क्वायर इंच भी कह सकते हैं। इतना हाई प्रेशर हम इस पंप के जरिए जनरेट कर सकते हैं। तो विच काइंड ऑफ पंप कैन बी यूज, तो ये डिपेंड करेगा जी हमारे इस चीज के ऊपर कि कॉलम की डायमेंशन, फ्लो रेट, उसके अंदर किस तरह की पैकिंग है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है सैंपल इंजेक्टर। देख बेसिकली ये सैंपल इंजेक्टर जो है वो उसका काम होगा, वो एक सिरिंज हो सकती है जो कि सैंपल को इंजेक्ट करेगी, ठीक है ना जी। और इसके अलावा एक ऑटोमेटेड इंजेक्शन सिस्टम भी हो सकता है। HPLC में यूजुअली जो इंजेक्टर होता है, ठीक है ना, वो सैंपल को इंजेक्ट करता है और उसकी रेंज होनी चाहिए 0.1 टू 100 ml ऑफ वॉल्यूम विद हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी जो सैंपल इंजेक्टर होना चाहिए वो सैंपल का कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करे, 0.1 ml से लेकर 100 ml तक जो है वो इंजेक्ट, यानी एक इंजेक्शन जो है या एक टाइम पे इंजेक्ट कर सके। तो इस तरह का इंजेक्टर होना चाहिए। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि अगर दोबारा जो है इंजेक्ट करना पड़े सैंपल दूसरी दफा, तो वो सेम वही वॉल्यूम उसी टाइम के अंदर वो इंजेक्ट करे। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है वो चीज जिसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकें, सेम रिजल्ट ले सकें, ठीक है। और एक बात ये भी है कि सैंपल इंजेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो इतने हाई प्रेशर के ऊपर एक्यूरेट जो है ना सैंपल की इंजेक्शन कर सके। तो ये सैंपल इंजेक्टर जो है HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन का हिस्सा होता है। उसके बाद आ जाता है जी कॉलम। देखिए कॉलम्स जो होते हैं ना वो यूजुअली पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और उनका जो डायामीटर होता है, बल्कि सॉरी लेंथ जो होती है वो 50 से 300 मिलीमीटर हो सकती है। 50 मिलीमीटर का कॉलम भी हो सकता है और 300 मिलीमीटर का लेंथ का कॉलम भी हो सकता है। और इसका जो इंटरनल डायामीटर है वो 2 से 5 मिलीमीटर के दरमियान हो सकता है। इसके अंदर हम स्टेशनरी फेज जो है जाहिर बात है इसको फिल करेंगे, जिसका पार्टिकल साइज 3 से 10 माइक्रोन मीटर के दरमियान हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो कॉलम होते हैं ना जिनका डायमीटर 2 mm से छोटा होता है उनको माइक्रोबोर कॉलम्स कहते हैं, ठीक है ना। और माइक्रोबोर कॉलम्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बड़ी एफिशिएंसी उनकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो माइक्रोबोर कॉलम्स हमने याद रखना है जिसका डायमीटर 2 मिलीमीटर से कम होता है। और ये चीज ध्यान में रखिए कि जब हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, ड्रग्स का एनालिसिस करते हैं या सैंपल्स का एनालिसिस करते हैं, तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हमने जो मोबाइल फेस का और कॉलम का टेम्परेचर होना रखना होता है वो कांस्टेंट रखना होता है। यानी आप ये कह सकते हैं को थर्मोस्टेट के अंदर रखना होता है ताकि इसका टेम्परेचर जो है कॉलम का और मोबाइल फेस का सेम रहे, उसके अंदर वेरिएशन ना आए। अच्छा, इसके अलावा जो डिटेक्टर है HPLC का, वो कॉलम के एंड पे डिटेक्टर होगा, आपने डायग्राम में भी देखा। और मुख्तलिफ तरह के डिटेक्टर यूज होते हैं, UV विजिबल डिटेक्टर, फ्लोरिसेंस डिटेक्टर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स, ये डिटेक्टर्स हैं जो HPLC में इस्तेमाल किए जाते हैं यूजुअली। अच्छा, डिटेक्टर्स के ऊपर मैं ना सेपरेटली एक लेक्चर दूंगा आप लोगों को। तो जो क्योंकि GC के गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर और HPLC के डिटेक्टर्स जो हैं इन दोनों पे सेपरेटली एक लेक्चर होगा ताकि इसके रेलिवेंट जब MCQs आए या क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकें, ठीक है ना। और कॉलम्स के ऊपर भी डिटेल से एक लेक्चर होगा, जो GC के और HPLC के कॉलम्स होंगे वो सेपरेटली मैं आपको दूंगा। अभी मैं जनरली HPLC की टेक्निक आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है डाटा कलेक्शन डिवाइसेस। अच्छा, जब कोई कंपोनेंट जो है वो आता है सेपरेट होके, तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और जो उसको आगे चार्ट रिकॉर्डर होता है वो उसको रिकॉर्ड करता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर भी हो सकता है। बेसिकली जो डिटेक्टर होगा ना वो मुख्तलिफ तरह से कंपोनेंट के जो सैंपल के कंपोनेंट होंगे उनको डिटेक्ट करेगा। या तो वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा या कोई लाइट प्रोड्यूस करेगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे डिटेक्टर्स की फंक्शनिंग के ऊपर। तो ये चीज याद रखिए, जैसे ही वो सिग्नल प्रोड्यूस होगा तो आगे जो रिकॉर्डर होगा, चार्ट रिकॉर्डर, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। और फिर जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसको एक क्रोमेटोग्राम की सूरत में एक जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना जी। तो ये चीज याद रखिएगा, जो कंप्यूटर इंटीग्रेट होता है पूरे सिस्टम के साथ वो डिटेक्टर को रिस्पॉन्ड करता है हर कंपोनेंट के लिए, और एक क्रोमेटोग्राफ जो है वो बन जाती है, ठीक है जी। तो जिसको रीड करना और इंटरप्रेट करना आसान होता है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राम ग्राफ के हवाले से। अच्छा, अब इसकी जनरल एप्लीकेशंस पे जाएं तो ये चीज रखिएगा कि जो HPLC है
उसके जरिए से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हम इसमें कंपोनेंट्स की रेजोल्यूशन कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी उनकी क्वांटिटी को भी जो है ना वो हम देख सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेपरेशन के लिए भी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, प्योरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। टैबलेट डेजोल्यूशन, यानी टैबलेट की किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत और उसकी डेजोल्यूशन की स्टडी जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, उनको स्टडी करने के लिए एचपीएलसी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यूज़ की जाती है। फार्मास्यूटिकली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, यानी प्योरिफिकेशन इन्हांसमेंट के लिए, प्योरिफिकेशन को मेजर करने के लिए और बढ़ाने के लिए एचपीएलसी इस्तेमाल की जा सकती है। ड्रग्स की, अगर हमारे कोई ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, या हमारा टिश्यू सैंपल है, उसके अंदर अगर ड्रग्स जो हैं वो डेपोजिट हुई हुई हैं, तो उनकी क्वांटिफिकेशन करने के लिए, उनकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी एचपीएलसी जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमारे ब्लड और यूरिन सैंपल में स्टीरॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और टेक्सटाइल डाइज की फोरेंसिक एनालिसिस में भी ये इस्तेमाल होती है। तो इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारी ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर डिफरेंट तरह की जो ड्रग्स हैं, कोकेन है, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और वाटर की क्वालिटी एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। जूसेस के अंदर शुगर एनालिसिस के लिए। इसी तरह वेजिटेबल्स में अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, उनके एनालिसिस के लिए एचपीएलसी यूज होती है। प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के एनालिसिस के लिए एचपीएलसी यूज होती है। यूरिन एनालिसिस, एंटीबायोटिक एनालिसिस, उनकी जो एंटीबायोटिक्स की जो कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर है उसको मेजर करने के लिए एचपीएलसी यूज होती है। बिल र्यूबन और बिल वेडन, ये हेपेटिक डिसऑर्डर में इस ये इंजाइम्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, या केमिकल सब्सटेंसेस हैं। जब हम एलएफटी करवाते हैं, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, तो ये जब लिवर हमारा प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता तो इन केमिकल्स की सिक्रीशंस में इजाफा हो जाता है। तो एचपीएलसी के जरिए हम इनकी जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रोजीनस न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है ना, जो ब्रेन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है, उसमें अगर एंड्रोजीनस न्यूरोपेप्टाइड्स वगैरह आ रहे हैं तो उसकी डिटेक्शन भी हो सकती है, जो कि मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट में और मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट्स की रिकॉर्डिंग में हमें हेल्प करती है। ठीक है, अब मैं आगे आपको क्रोमेटोग्राफ बताऊंगा। इसमें देखिए, एनवायरमेंटल एनालिसिस में जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स की डिटेक्शन के लिए ये यूज हो सकती है, और पोल्यूटेंट्स की बायोमॉनिटरिंग के लिए यूज होती है। अब मैं आपको क्रोमेटोग्राफ दिखाने लगा हूँ। वाटर के अंदर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एनालिसिस किया। अब जरा इसको ना गौर से समझिएगा। ये देखिए, ये हमारा क्रोमेटोग्राफ है। इसमें जो ऊपर स्पेसिफिकेशन दी हुई है, कि हमने जो कॉलम लिया था, वो कॉलम का जो स्पेसिफिकेशन थी वो ये थी कि उसकी लेंथ और इंटरनल डायमीटर कितना था, 100 mm इंटू 3 mm लेंथ इंटू डायमीटर था, इंटरनल डायमीटर। और इसमें जो हमने मोबाइल फेज ली थी वो एक ही मोबाइल फेज ली थी, एसीटोनाइट्राइल ओवर वाटर। 70% ये लिया था, 30% ये लिया था। और फ्लो रेट ये था कि 1 ml 1 मिनट के अंदर ये सॉल्वेंट जो है वो कॉलम के अंदर से मूव कर रहा था। और डिटेक्टर हमने इसमें यूज किया था यूवी विजिबल डिटेक्टर। उसकी हमने जो मैक्सिमम जो लेमडा मैक्स रखी थी वो 254 नैनोमीटर थी। और इसकी जो कंसंट्रेशन रेंज थी सैंपल की वो 0.01 से 0.1 मिलीग्राम पर तक इसकी डिटेक्शन रेंज थी। तो आप देखिए कि ये आइसोक्रेटिक एल्यूजन किया है, यानी एक ही तरह का सॉल्वेंट लेके हमने एल्यूजन करवाई है। तो आपको मुख्तलिफ पीक्स नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी पीक्स हैं। जैसे जैसे वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता गया इन कंपाउंड्स को, तो ये क्रोमेटोग्राफ बन गया, और पीक्स जो है ना हमें सेपरेशन बता रही है। सबसे एंड पे ये इंडिनो इंडिनो 1 2 3 CD पायरीन जो है वो सेपरेट हुई है, कॉलम में से बाहर निकली है। यानी इसकी एल्यूजन के लिए 30 मिनट्स लगे हैं। ये एल्यूजन टाइम है, 0 से 30 मिनट्स। तो यू कैन सी हेयर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो पीक्स हैं वो आपस में बहुत ज्यादा मिक्स हुई हैं, ये है आइसोक्रेटिक एल्यूजन। अगर इन्हीं सैंपल्स की हम ग्रेडियंट एल्यूजन करवाएं तो उसका ग्राफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये आइसोक्रेटिक कंडीशंस वो होंगी
ये बेसिकली यहाँ पे अनसूटेबल है। अनसूटेबल इसलिए है क्योंकि पोल्यूटेंट्स को हमने देखा है, तो इसमें आप देखें कि जो पीक्स हैं उनकी रेजोल्यूशन प्रॉपर नहीं हुई हुई, ठीक है ना। रिटेंशन जो है बेसिकली उनकी पुअर रेजोल्यूशन है। तो ये चीज याद रखें, जो खास तौर पे कंपोनेंट्स कम रिटेन हुए हैं यानी कि वो जल्दी इल्यूट हुए हैं, उनकी सेपरेशन आपको यहाँ पे बहुत पुअर रेजोल्यूशन मिल रही है, प्रॉपरली ये सेपरेट नहीं हुए। नेफ्थलीन है, ठीक है ना, इसी तरह ये बाकी सारे हैं, ये पहले जो 7 8 कंपोनेंट्स हैं पाइरीन तक, ये प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुए, यानी अगर सेपरेट हुए भी हैं तो इनकी रेजोल्यूशन बड़ी पुअर है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे ग्रेडियंट इल्यूजन को, तो आप जरा यू कैन सी हियर, ग्रेडियंट इल्यूजन में हमने क्या किया है कि कॉलम जो है वो हमने क्रोमोस्फेयर लिया है पीएच, और इसके कॉलम की स्पेसिफिकेशन क्या है कि 100 × 3 mm लेंथ इंटू इंटरनल डायमीटर है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें कि एसीटोनाइट्राइल और वाटर हमने उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते गए हैं। यानी पहले हमने 50-50% लिया है, फिर 100 0% लिया, और फिर 100 0% लिया है। यानी कि हमने जो है ना कंसंट्रेशन को भी पैसेज ऑफ टाइम जो है पोलैरिटी को सॉल्वेंट की चेंज किया है। तो इसलिए इसको हम ग्रेडियंट एल्यूजन कहते हैं। और इसमें भी फ्लो रेट 1 ml/मिनट है, और स्टैक्टर हमने वही यूज किया है, और कंसंट्रेशन रेंज वही है। बट यू कैन सी हियर कि आप इसको क्लियर कट जो है वो रेजोल्यूशन देख सकते हैं कि 16 कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉलम में से प्रॉपरली सेपरेट हुए हैं, और सेपरेट होके ये आपको 16 जो पीक्स हैं वो नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वाटर एनालिसिस के लिए जो ग्रेडियंट एल्यूजन है, दैट इज मोर सुटेबल देन दी आइसोक्रेटिक इल्यूजन। वैसे भी जो ग्रेडियंट इल्यूजन होती है दैट इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द आइसोक्रेटिक इल्यूजन। सो दिस इज ऑल अबाउट एचपीएलसी। एचपीएलसी के हवाले से हमने बात की है। और ये डिटेक्टर्स के ऊपर मैं अलहदा से बात करूंगा, कॉलम्स के ऊपर अलहदा से बात करूंगा। तो आज का लेक्चर आपने इस तरह से ये सुनना है, देखना है, इसके मैं आपको नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।